Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. As you know that 11th class के NCERT we have started. तो कल हमने ग्लोसरी का पार्ट किया था जिसमें एक पेज मैंने आपको इंग्लिश मीडियम डिस्कस कराया था। आज हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही इसको बाइलिंगुअल मेथड से इसकी जो शब्दावली है उसको क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट है इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज। वैसे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवा रखे हैं। तो उनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का चैप्टर वाइज जब हम इसको करेंगे इंडियन इकोनॉमी को, तो उन क्वेश्चन के भी एमसीक्यू के भी जो टीआर जैन बुक में से या फिर और कॉम्पिटिटिव जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं 12th क्लास के 11th क्लास के, जहाँ पर भी इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा रखे हैं। उनका लिंक हम आपको जब चैप्टर वाइज इंडियन इकोनॉमी करेंगे तो उसमें वो लिंक तो डाल दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें क्या है इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज। असंगठित क्षेत्र होते हैं जिनको इनफॉर्मल सेक्टर बोला जाता है। निजी क्षेत्र के वैसे उद्यम जिनमें मजदूरी पाने वाले जो श्रमिकों की संख्या है वो 10 से अधिक नहीं होती। मतलब कि ऐसी एंटरप्राइज जहाँ पर जो भी लेबर काम करती है उनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद है इनविजिबल। इनविजिबल मतलब अदृश्यमध्ये, जिनको देखा नहीं जा सकता। भुगतान संतुलन के चालू खाते की मदे जो करंट अकाउंट की आइटम्स होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह के अकाउंट होंगे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये डिटेल में हम करेंगे जब चैप्टर आएंगे। तो करंट अकाउंट को हिंदी में चालू खाता, कैपिटल अकाउंट को हिंदी में पूंजी खाता कहा जाता है। तो चालू खाते की जो आइटम्स हैं जिनमें दिखाई देने वाली दृश्य वस्तुएं नहीं होती, अदृश्य होती हैं, लाइक सर्विसेज जैसे पर्यटन है, जहाजरानी, वायु परिवहन, बीमा, बैंकिंग, ये वित्तीय सेवाएं। इन्हीं में से हम विदेशों से जो उपहार को आदान प्रदान, धन का निजी खाते का पर जो ट्रांसफ़र होता है, या फिर गवर्नमेंट की जो डोनेशन है, ब्याज, लाभ, लाभांश, इन सबको सम्मिलित करते हैं। तो इनविजिबल होते हैं ये। उसके बाद है डी रिजर्वेशन। कुछ बेसिक टर्म्स हैं ये। जब हम पूरा इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी सारे चैप्टर्स करेंगे तो वहाँ पर बीच बीच में आपको ये टर्म्स मिलेंगी। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ताकि तब हम चैप्टर करें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। डी रिजर्वेशन क्या है? किसी व्यक्ति या उद्योग ही समूह को उन वस्तुओं के उत्पादन करने की छूट दे देते हैं जिन्हें पहले कोई विशेष व्यक्ति या उद्यमी बना सकते थे। मतलब जो पहले पार्टिकुलर किसी के लिए बुक थी कि ये चीज़ सिर्फ वही व्यक्ति बना सकता है, उन चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, उत्पादन करने की उनको छूट दे दी जाती है। बड़े उद्योगों द्वारा उन वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति से जुड़ा हुआ है जिनका उत्पादन पहले कुछ लघु उद्योग ही कर सकते थे। अब है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या होता है? विदेशी मुद्राओं की इकाइयों के रूप में आंतरिक मुद्रा की कीमत कम हो जाना। मतलब अपने जैसे भारत की जो करेंसी है वो क्या है? रुपीज़। तो अपने रुपीज़ की वैल्यू कम जानबूझकर कम कर दे गवर्नमेंट, तो उसको बोलेंगे डिवैल्यूएशन। और अगर अपने आप मार्केट फोर्सेस की वजह से रुपीज़ की वैल्यू कम हो जाए, मार्केट फोर्सेस कौन से? डिमांड एंड सप्लाई, तो उसको बोलेंगे हम क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब यहाँ पर बात है डिवैल्यूएशन की। तो विनिमय दर की गिरावट यानी कि एक्सचेंज रेट में गिरावट आ जाना, जिसके कारण विदेशी मुद्राओं की इकाइयों के रूप में आंतरिक मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको कॉर्नर में रुपीज़ और डॉलर इनकी वैल्यू दी होती है। भाई $1 इज़ इक्वल टू, जैसे आज की डेट में है 84 पॉइंट समथिंग रुपीज़, कि हम $1 अगर हमें लेना है तो हमें 84 रुपीज़ देने होंगे। पहले क्या था? कुछ साल पहले ही $1 इज़ इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 50 कि $1 लेना है तो सिर्फ 55 रुपये देने पड़ेंगे। अब उनके $1 की कीमत जो पहले 55 थी, अब $1 की कीमत 84 हो गई है। अब हमारे जो हम 55 रुपये में पहले $1 लेके आते थे, अब हमें 84 रुपये देकर $1 मिलेगा। इसका मतलब हमारी तो वैल्यू कम हो रही है ना। सरकार जानबूझकर डिवैल्यूएशन कर देती है, इससे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इम्पोर्ट कम होते हैं। कई बार वैसे है मार्केट फोर्सेस की वजह से भी उनके प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है तो हम उन्हीं के प्रोडक्ट को ज़्यादा मंगवाएंगे, या फिर हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा
दूसरे देशों में डिमांड है तो हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा वहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो मार्केट फोर्सेस होती है, उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। होता है दोनों में क्या, अपने रुपीज़ की वैल्यू क्या होना, डॉलर के कंपैरेटिवली या किसी विदेशी मुद्रा के कंपैरेटिवली कम हो। क्लियर। अब उसके बाद है अवसर लागत। यदि किसी कार्य या मूल्य जो एक मूल्यमान के संदर्भ में अगर हम इसको देखें तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की वैल्यू होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद है कैजुअल वेज लेबरर, भाई अन्य जो लोगों के खेतों या उपक्रमों में दैनिक दिहाड़ी के लिए जो काम करते हैं, डेली वेजेस वर्कर। आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण, इंटीग्रेशन है डोमेस्टिक इकोनॉमी का, सरकारी नीतियों द्वारा अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार, निवेश में वृद्धि, कुशलता, पारस्परिक निर्भरता सहित ये जुड़ चुके हैं। ठीक है। अब जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। अब हमारे रिलेशन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर राष्ट्रपति थे तो उस टाइम पर भी हमारे जो फॉरेन एक ट्रेड रिलेशन है या फिर पॉलिटिकल जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे थे हमारे अमेरिका के साथ। अब फिर हमें ये उम्मीद है कि जो एक डोमेस्टिक इकोनॉमी का दूसरे देशों के साथ जो एक व्यापार या निवेश इन्वेस्टमेंट का जो एक कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा हमारा एक बेनिफिशियल होने वाला है इसमें। तो ये क्या होती है, एक इंटीग्रेशन होना डोमेस्टिक इकोनॉमी का बाकी दूसरी कंट्रीज़ के साथ सरकारी नीतियों द्वारा। ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या, सरकार के आर्थिक विकास की ऐसी नीति जिसमें आयात की जा रही वस्तुओं का स्थान देश की स्वनिर्मित वस्तुएं ले लेती हैं। मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, भाई जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से चीज़ों को मंगवाना, दूसरे देशों से मंगवाना, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। तो इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट अपने यहाँ पर तैयार कर लो। अगर वहाँ से हम 20 रुपये का कोई पेन है, मान लीजिए बटर फ्लो का पेन 20 रुपये का है और ये हम कहीं दूसरे देश से मंगवा रहे हैं, तो पेन का काम है लिखना। ऐसा ही कुछ ऐसा पेन अपने यहाँ पर प्रोड्यूस कर लो और 15 रुपये में बेच दो, तो हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी जनता को पता है भाई हमारे देश में वो चीज़ 15 रुपये में मिल रही है, तो बाहर से क्यों मंगवाना। इससे क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट तैयार किए जाते हैं। ठीक है। अपने देश में या तो सेम वैसी चीज़ तैयार कर लो या फिर लिखने से संबंधित पेन की जगह पेंसिल या जो भी जो उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो अपने यहाँ पर प्रिपेयर कर लो। उसके बाद है टैरिफ। ये देखिए टैरिफ, आयात वह कर है जो प्रति व्यक्ति इकाई या मूल्य अनुसार निर्धारित होता है। यानी कि टैरिफ लगता है पर यूनिट पर या फिर उसकी वैल्यू जितनी होती है उसके बेस्ड पर। टैरिफ बैरियर होते हैं, भाई सरकार इंपोर्ट जो सामान हो रहा है उस पर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग क्या है, किसी देश में वस्तु के आयात की सरकार से मिलने वाली अनुमति। भाई हमें इस वस्तु का आयात करना है तो उसकी अनुमति हमें सरकार द्वारा मिल जाती है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये कल हमने इंग्लिश मीडियम वाले उसमें भी किया था, जो कल मैंने करवाया है इंडियन इकोनॉमी का इंग्लिश में जो ग्लोसरी करवाई है, जिसमें दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन है ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रूनी, दारुसलाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ये इस कंट्रीज़ की मेंबरशिप में है। देखो इंडिया नहीं है कहीं भी, है ना, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। अब उसके बाद है प्रोडक्टिविटी, श्रम या पूंजी की दक्षता में वृद्धि होना, प्रोडक्टिविटी बढ़ना, लेबर जितने हम लगाते हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या होना, जितनी लेबर लगाए उस लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या होगी ये। और कॉलोनिज्म क्या है, युद्ध में विषय या अन्य विधियों का प्रयोग कर किसी दूसरे देश को अपने अधीन बनाना, जैसे अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था, वो उपनिवेशवाद ही था। अपने देश की सीमा से बाहर अन्य राष्ट्रों के राजनीतिक आर्थिक जीवन पर कंट्रोल कर दिया जाता है। ठीक है, वही शोषण हो रहा होता है। कंजप्शन बास्केट क्या है, किसी भी परिवार द्वारा जो वस्तु और सेवाएं खरीदी जाती है जिनका कंज्यूम किया जाता है। भारत में जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन उपभोग समुच्चय में 19 वस्तुओं को शामिल किया जाता है, अनाज, दाल, दूध से बनी हुई चीज़ें, खाद्य तेल, सब्जियाँ, वस्त्र, ये सब। उसके बाद है एंटरप्राइज, किसी व्यक्ति या समूह के स्वामित्व वाला क्या है, स्वामित्व वाला उपक्रम। एंटरप्राइज या तो वो प्राइवेट हो सकता है या तो फिर वो गवर्नमेंट हो सकता है, जहाँ पर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनका बंटवारा किया जाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक सरकारी संस्था है ये, जिसमें ऐसी नीति और वगैरह बनती है जो कि बाजार सिद्धांतों पर बल होता है, जिनका या सेल्फ रेगुलेटेड होती हैं, जिससे बिजली के जो फालतू के खर्चे उनको रोकने के उपाय किए जाते हैं। ऊर्जा संरक्षण को, एनर्जी एफिशिएंसी है ना, तो ऊर्जा के संरक्षण को बढ़ावा देना। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP एक्ट भी इसको बोला जाता है, 1969 में ये आया था। MRTP एक्ट 1969 में, तो इसमें क्या था, कोई भी मोनोपोली ना हो,
किसी भी एकाधिकारी का ही कंट्रोल ना हो सब उस पर, तो इसको रेगुलेट करने के लिए इस चीज़ को बनाया गया था। उसके बाद फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, जितने भी सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठान थे जिनमें 10 या उससे ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे थे, वो फॉर्मल सेक्टर होता है। और 10 से ज़्यादा कोई काम ना कर रहा हो तो वो इनफॉर्मल होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने किया था। और इक्विटीज़ क्या होती है, किसी भी कंपनी की भाई उसमें पूंजी के समान हमारे जो अंश होते हैं, हमारे जो शेयर्स होते हैं, हमारे अंश, हिस्से या इक्विटी, भाई हमारे इस फलानी कंपनी में इतने शेयर्स हैं, उसको बोलते हैं इक्विटी। आई होप आपको ये दोनों पेज क्लियर हैं। कल इंग्लिश में किए थे, लेकिन मैं इनको कोशिश करूँगी सभी जितने भी हैं, ये 2 पेज अब जो मैंने करवाए हैं, इसके 10 या 11 पेज हैं जो मैं आपको यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मेथड में, दोनों ही मीडियम में आपको मैं करवा दूँगी। ये देखो दिख रहा है आपको हिंदी में, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में भी जो वर्ड होंगे मैं आपको साथ साथ समझा दूँगी, और इनके पॉइंट्स तो इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं। तो ग्लोसरी हम ऐसे करेंगे, चैप्टर वाइज जब हम करेंगे तो चैप्टर्स को हम बिल्कुल एक पेज इंग्लिश का और वही पेज फिर हिंदी में, ऐसे मैं आपको करा दूँगी 11th क्लास के लिए। ओके, ऐसे ही हमने 12th की माइक्रो एंड मैक्रो की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। अब इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा, फिर स्टैटिस्टिक्स हम स्टार्ट करेंगे। इन सब के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिनके लिंक आपको जब चैप्टर स्टार्ट होंगे तो वो लिंक वहाँ पर डाल दिए जाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसी का लिंक डाल देंगे हम MCQ का साथ में। तो चैप्टर पढ़ो पूरा, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट जितने में भी होता है वो चैप्टर पूरा यहाँ से देखो समझो, और फिर उसके MCQ का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक वहाँ से ओपन करो, आपको MCQ की वीडियो मिल जाएगी, हमारी ही वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ में। तो बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी फाइनल एग्जाम के लिए। आई होप आपको ये जितने भी मैंने कंसेप्ट करवाए हैं बिल्कुल क्लियर हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।